Hello everyone, welcome to another video of our beginner course. Let's get started. Alright, so स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ से हमारा वीडियो एंड हुआ था कॉम्पोजिशन से। तो जब आप आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करते हो तो आपको ये होम पेज नज़र आता है और यहाँ पे आप देखोगे कॉम्पोजिशन पैनल में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है न्यू कॉम्पोजिशन, सेकंड इज़ न्यू कॉम्पोजिशन फ्रॉम फुटेज। तो बेसिकली अगर आप न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले इन डिटेल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कॉम्पोजिशन सेटिंग्स के बॉक्स के अंदर जो फर्स्ट डिटेल हम देखेंगे वो है कॉम्पोजिशन नेम, कि आप हर कॉम्पोजिशन को एक नेम दे सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसे मेन कॉम्प नाम दे देता हूँ। एंड इसके बाद जो डिटेल्स आप देखते हो वो आती है बेसिक टैब के अंदर। ठीक है, तो बेसिक टैब के अंदर जो पहला आपको चीज़ दिखेगी वो है प्रीसेट। तो प्रीसेट वो चीज़ होती है जो कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट एडोबी प्रोवाइड करवाता है इनटू द आफ्टर इफेक्ट्स। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको बंच ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रीसेट देखने मिलेंगे, अलग-अलग तरह के प्रीसेट देखने मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एचडीटीवी 720p एंड 29 फ्रेम्स पर सेकंड की ये प्रीसेट है। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो तो बाकी की डिटेल्स भी इस प्रीसेट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। ठीक है? और अगर आप चाहते हो कि आपका खुद का एक अलग प्रीसेट हो, तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए सिंपली यहाँ की जो डिटेल्स है उसको आप चेंज करेंगे। ठीक है? आपकी विड्थ एंड हाइट आपके अकॉर्डिंग रखोगे आप। फ्रेम रेट आप चूज़ कर सकते हो यहाँ से। ठीक है? रेज़ोल्यूशन फुल पे रहेगी और टाइम यहाँ से आप सेट कर सकते हो। स्टार्ट टाइम कोड क्या होगा और ड्यूरेशन जो है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ड्यूरेशन में अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, तो इनका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जो आखिरी के 2 ज़ीरो है, ये आता है आपका मिलीसेकंड्स। ठीक है? उसके बाद जो ये है, ये आता है सेकंड्स के अंदर, फिर आता है आपका मिनट्स और फिर आता है आपका ऑवर। ठीक है? कितने घंटे की आप बनाना चाहते हो। यहाँ से आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हो आपकी कंपोज़िशन का। जब आप ये चीज़ें यहाँ पे पुट कर देते हो इन्फॉर्मेशन और आप चाहते हो कि ये प्रीसेट आप किसी भी नाम से सेव करना चाहते हो, तो इस प्रीसेट को सेव करने के लिए सिंपली आप यहाँ देख सकते हो एक पेज का आइकन बना हुआ है। इस पे जब आप क्लिक करोगे, तो एक और बॉक्स ओपन होगा, यहाँ लिखा हुआ प्लीज़ नेम दिस प्रीसेट। तो आप यहाँ पर इस प्रीसेट का नाम कुछ भी आप जो चाहे वो लिख सकते हो और सिंपली ओके। तो अब आपका ये जो कस्टम प्रीसेट है वो आपकी प्रीसेट लाइब्रेरी में आ चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ प्रीसेट्स मैंने बना के रखा हो, जैसे वेब, ठीक है, 2K 60 एफपीएस, इंस्टाग्राम पोस्ट। तो ये कस्टम प्रीसेट्स आप इसमें आसानी से बना सकते हो और सेव कर सकते हो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये तो हुई बात प्रीसेट्स की। अब हम देखेंगे विड्थ एंड हाइट। तो जैसे कि आप जानते हो कि किसी भी वीडियो को क्रिएट करने के लिए पहले आपको उसकी विड्थ एंड हाइट चूज़ करनी होगी और ये आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ठीक है? तो यहाँ से आप विड्थ एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से हाइट एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है? और ये जो ऑप्शन है लॉक एस्पेक्ट रेशियो, इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 1920 एंड यहाँ पुट करता हूँ 1080 पिक्सेल्स, सो देन आई सेलेक्ट दिस बॉक्स। अब अगर मैं यहाँ पे विड्थ चेंज करूँगा, तो उसके अकॉर्डिंग हाइट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैं इसे इंक्रीज़ करता हूँ, बाय द वे जब आपको इंक्रीज़ करना होता है एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में कोई भी वैल्यू को, तो आप सिंपली उस वैल्यू पर क्लिक करेंगे एंड ड्रैग करेंगे राइट की तरफ, तो वो वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर आप लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करेंगे आपका कर्सर, तो वो वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है? तो अगर मैं जैसे आप देख सकते हो मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ विड्थ को, तो उसी के अकॉर्डिंग हाइट के पिक्सेल्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने एस्पेक्ट रेशियो को लॉक कर दिया है यहाँ पे। अगर मैं इसे अनलॉक कर दूँगा एंड देन अगर मैं विड्थ बढ़ाता हूँ तो हाइट नहीं बढ़ती है। यहाँ से आप एस्पेक्ट रेशियो को लॉक एंड अनलॉक कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। देन आता है आपका पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है? यहाँ पर भी आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिंग्स देख सकते हो आप, लेकिन इसे जनरली आप स्क्वायर पिक्सेल्स में ही रखिए। ठीक है? बाकी की सेटिंग्स हम आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में जानेंगे। देन आता है आपका फ्रेम रेट।
तो फ्रेम रेट के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ। काफ़ी लोगों को पता है कि फ्रेम रेट क्या होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फ्रेम रेट के बारे में नहीं पता होता। तो फ्रेंड्स, फ्रेम रेट एक ऐसी चीज़ है कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हो, ठीक है? तो वो फ़ोटोज़ से मिल के बनी हुई वीडियो होती है। इसको आप ऐसे समझिए कि आपका मोबाइल हर मिनट ढेर सारी फ़ोटोज़ खींच रहा है और उन फ़ोटोज़ को मिला के एक वीडियो के रूप में तैयार कर रहा है जिसे आप देख रहे हो, ठीक है? तो जनरली अगर आप इसे 60 पर रखोगे तो दैट्स वेरी गुड। आपका जो मोशन है, जो एनिमेशन है काफ़ी स्मूथ दिखेगा भी और अच्छा भी लगेगा। पर कुछ केसेस होते हैं ऐसे जहाँ आपको फ्रेम रेट डाउन करनी पड़ती है, ठीक है? लाइक आप स्टॉप मोशन टाइप का कुछ एनिमेशन क्रिएट कर रहे हो तो आप तो इसे चेंज कर सकते हो। 8 फ्रेम पर सेकंड भी आप इसे सेट कर सकते हो। मीन्स कि हर सेकंड 8 फ्रेम कैप्चर होगी आपकी, ठीक है? इससे डाउन आप आफ्टर इफेक्ट्स में नहीं जा सकते और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 120 फ्रेम रेट तक इसे ले जा सकते हो, ठीक है? तो ये तो हुई बात फ्रेम रेट की। नेक्स्ट चीज़ है रेज़ोल्यूशन, आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो ये जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ये वो रेज़ोल्यूशन है जो आप प्रीव्यू में देखते हो, तो इसका आपका फाइनल एक्सपर्ट क्वालिटी से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक। नेक्स्ट थिंग ये है कि बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। पर ये बैकग्राउंड कलर जो होता है ये सिर्फ़ आपके कंपोज़िशन के लिए होता है, आपके फाइनल वीडियो के लिए नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बैकग्राउंड कलर व्हाइट चूज़ कर लिया, ठीक है? और इस कंपोज़िशन को आपने एक्सपोर्ट किया, तो आपका जो आउटपुट फ़ॉर्मेट होगा उसमें ये कलर व्हाइट नहीं होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि कंपोज़िशन सेटिंग्स के बेसिक टैब में जो चीज़ें होती है उनके बारे में हमने समझा। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए नीचे एक प्रीव्यू का चेक बॉक्स है। ये इसलिए है कि जो भी आप डिटेल यहाँ चेंज करोगे वो रियल टाइम में आप यहाँ देख सकते हो आपके कंपोज़िशन बॉक्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ की हाइट चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि हाइट कितनी चेंज हो रही है। विड्थ चेंज कर रहा हूँ तो वो भी आप रियल टाइम में देख सकते हो। बैकग्राउंड कलर आप चेंज करोगे तो वो भी आप रियल टाइम में देख सकोगे कि कैसा लगेगा, ठीक है? तो इस दैट्स व्हाई ये प्रीव्यू यहाँ पे होता है। अगर मैं इसे ऑफ कर दूँगा, तो अगर मैं यहाँ कलर चेंज भी करता हूँ, तो रियल टाइम में मैं नहीं देख पाऊँगा जब तक कि मैं इसे ओके नहीं करूँ, ठीक है? तो आई रिकमेंड दैट यू ऑलवेज़ चेक दिस बॉक्स। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बार है, ठीक है? या फिर जो पैनल है, यहाँ पे आपके सारे टूल्स होते हैं, ठीक है? और स्पेशली जो अच्छी बात ये है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी आप किसी चीज़ पे कर्सर ले जाते हो तो वो अपना नाम खुद ही बताता है। जैसे कि मैंने हैंड टूल पे लेके गया तो उसने बता दिया हैंड टूल एंड ब्रैकेट में एच भी है, ठीक है? तो ये इसका कीबोर्ड शॉर्टकट बता रहा है, अगर आप एच प्रेस करते हो तो भी हैंड टूल यूज़ कर सकते हो आप। नेक्स्ट है आपका मैग्नीफिकेशन टूल। अगर आप मैग्नीफिकेशन करना चाहते हो तो इस टूल को यूज़ करके लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस पे तो मैग्नीफाई होता जाएगा और अगर आप कीबोर्ड में अल्ट प्रेस करेंगे देन क्लिक करेंगे तो ये ज़ूम आउट हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं कि रोटेशन टूल है, उसके बाद पेन बिहाइंड टूल है, इनके यूजेस भी हम एक के बाद एक सीखेंगे। तो जब भी आपको कुछ एनिमेट करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉम्पोजिशन क्रिएट करना होता है जो कि हमने अभी की, ठीक है? तो कॉम्पोजिशन क्रिएट करने के बाद आप इन टूल्स का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टूल आता है शेप बिल्डर टूल, ठीक है? यहाँ पे दिखा रहा है रेक्टेंगल टूल, लेकिन यहाँ पे अगर आप क्लिक करके होल्ड करोगे तो यहाँ पे बाकी टूल्स भी खुल जाएँगे। कुछ या फिर अगर आप कुछ ड्रॉ करना चाहते हो तो आप पेन टूल यूज़ कर सकते हो। जस्ट सिंपली आप क्लिक करिए टूल पे और वो टूल आपके कर्सर में चेंज हो जाएगा। देन सिंपली आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो। ये बॉक्स हमने ड्रॉ किया। अगेन जब भी आप कुछ यहाँ से टूल चूज़ करते हो तो आपका कर्सर उस टूल में चेंज हो जाता है और यहाँ से लेके ये जो चीज़ें हैं ये चेंज हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिल और स्ट्रोक 2 चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है जो पहले नहीं थी। तो फिल यानी कि जो अंदर का कलर है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। स्ट्रोक यानी कि जो आउटलाइन है इसकी, ठीक है? उसकी जो विड्थ है वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। देन इसका जो कलर है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, फिल और स्ट्रोक की।
जो कि हमने पेन टूल से अभी क्रिएट किया, ठीक है? इसकी आप शेप भी बदल सकते हो, जैसे कि आप कोई भी पॉइंट्स पे क्लिक करोगे तो इसकी शेप आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जो पेन टूल है आपका, वहाँ पे आप होल्ड करोगे तो आपके पास और भी ऑप्शंस खुल जाएँगे, ठीक है? तो एक है ऐड वर्टेक्स टूल, अगर आप ये पॉइंट्स को बढ़ाना चाहते हो, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है, अभी फ़िलहाल इसके 4 पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, अगर आपको एक और पॉइंट यहाँ चाहिए, तो आप ये ऐड वर्टेक्स टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करोगे तो एक और पॉइंट जस्ट लाइक दिस बन जाएगा, ठीक है? अगर आप डिलीट वर्टेक्स टूल सेलेक्ट करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ये पॉइंट जो हमने क्रिएट किया था। अगेन ये है कन्वर्ट वर्टेक्स टूल, इससे क्या होता है कि जैसे मैंने बताया, अगर आप इसको कर्व करना चाहते हो तो आप इस टूल से, ठीक है, कन्वर्ट वर्टेक्स टूल से जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा और यहाँ पे दो हैंडल्स आ जाएंगे, ठीक है, जिसे आप इंडिविजुअली और साथ में यूज़ कर सकते हो इसकी शेप को चेंज करने के लिए। अगेन आपके पास एक आता है मास्क फेदर टूल, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम मास्किंग करेंगे। तो ये हुआ पेन टूल का यूज़, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ सीखेंगे, अ, हमारा पेन बिहाइंड टूल के बारे में, ठीक है। तो सिंपली हम पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, आप देखोगे कि इसका जो एंकर पॉइंट है, ठीक है, ये सेंटर में है, क्योंकि सेटिंग्स में मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में रखा हूँ, लेकिन कई बार ये एंकर पॉइंट यहाँ होता है। तो बेसिकली ये जो एंकर पॉइंट होता है, ये ही डिसाइड करता है कि आपकी शेप का सेंटर पार्ट कौन-सा है। अगर आपकी शेप की सेंटर पॉइंट यहाँ होगा और अगर आप इसको स्केल डाउन करोगे, तो आप देखोगे कि स्केल डाउन उसी पॉइंट पे होगा, ठीक है? जहाँ पे आपका एंकर पॉइंट है। अगर मैं इसे यहाँ लाऊँगा, तो स्केल डाउन आपका सेंटर से होगा। अगर आप रोटेट करना चाहोगे इसे, तो भी उसी पॉइंट से रोटेट होगा। मीन्स कि ये शेप का सेंटर पॉइंट होता है, एंकर पॉइंट जहाँ पर भी होगा, ठीक है? तो अगर आपको इस शेप का सेंटर में लाना है इस एंकर पॉइंट को, तो ऐसे मैन्युअली करना काफ़ी टफ है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, आप होल्ड प्रेस करिए एंड डबल टैप करिए इस एंकर पॉइंट टूल पे, तो ये ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाता है, ठीक है, किसी भी शेप के। तो ये एंकर पॉइंट का यूजेज है और एंकर पॉइंट का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, जब भी आप शेप लेयर को एनिमेट करोगे, किसी भी चीज़ को आप एनिमेट करते हो अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में, तो एंकर पॉइंट प्लेइंग मेजर रोल इनटू एनिमेशन। ये तो हमने जाना कि एंकर पॉइंट का क्या यूजेस होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टूल की हम बात करेंगे, रोटेशन टूल। इसका शॉर्टकट है, कीबोर्ड शॉर्टकट है विंडो में डब्ल्यू, ठीक है। तो इसका सिंपल सा यूजेस है कि आप किसी भी चीज़ को रोटेट कर सकते हो, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट टूल जो हमारा है, कुछ टूल आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हाइड है, ठीक है। तो ये जो टूल्स होते हैं ना, ये 3D चीज़ों के लिए होते हैं। जब आप 3D एनिमेशन करोगे, उस टाइम पे ये टूल एक्टिवेट हो जाते हैं, अदरवाइज़ ये ऑफ रहते हैं, ठीक है। फिर हैंड टूल का यूज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हैंड टूल सिंपली ये होता है कि आप कंपोज़िशन को होल्ड करके ड्रैग कर सकते हो कंपोज़िशन पैनल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट टूल के बारे में हम बात करेंगे, जो कि है टेक्स्ट टूल। सिंपली मीन है कि आप इस टैग को सिलेक्ट करिए, कहीं भी आप क्लिक करिए और वहाँ पे आप जो भी लिखेंगे, वो राइट हो जाएगा। ऑल्सो जो जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मुझे अगर इसे स्केल अप करना है तो सिंपली मैं कैरेक्टर्स में जाऊँगा और यहाँ पे आप टेक्स्ट की पूरी डिटेल्स देख सकते हो। अगर आपको साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो आप सिंपली इस वैल्यूज़ को ट्विक करेंगे और आपका जो साइज़ है फ़ॉन्ट का, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से आप फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ इसमें स्ट्रोक ऐड कर सकते हो। उसके बाद और भी कई चीज़ें होती है इसमें, ठीक है? तो ये है सेट द ट्रैकिंग फॉर द सिलेक्टेड कैरेक्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इसे इंक्रीज़ करूँगा तो इसके बीच का जो गैप है, वो कम-ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आपको हाइट बढ़ाना है टेक्स्ट की, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद अगर आपको विड्थ बढ़ाना है तो आप ऐसे कर सकते हो। एंड ये अलाइनमेंट की चीज़ें हैं, सेट द बेसलाइन शिफ्ट, ठीक है? आप बेसलाइन शिफ्ट कर सकते हो।
इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है, यहाँ पे आप इसे बोल्ड कर सकते हो, ठीक है? तो कोई भी फ़ॉन्ट हो आपका, अगर उसे आप बोल्ड करना है आपको, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो ये बेसिकली ये जो बोल्ड होता है, ये फेक बोल्ड होता है एक प्रकार से, ठीक है? एक्चुअली में वो बोल्ड नहीं होता, उसका जो बोल्ड फ़ॉन्ट होगा वो अलग होगा, लेकिन ये जस्ट उसे फॉक्स बोल्ड बोल सकते हो आप इसे। देन आपका इटैलिक, ये इटैलिक में चेंज हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा, ठीक है? स्मॉल कैप्स वगैरह, इसके बाद इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है? सब्स्क्रिप्ट कर सकते हो, इस कर सकते हो। तो ये कुछ फंक्शनैलिटी है टेक्स्ट टूल की जो आप आफ्टर इफेक्ट्स में कर सकते हो। ये तो हो गया हमारा टेक्स्ट टूल। नेक्स्ट आपका आता है ब्रश टूल, ठीक है? तो ये टूल हम जब यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ को पेंट करना होता है, ठीक है? तो ये थोड़ी नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। तो ये कुछ टूल्स यहाँ पे ऐसे हैं जो मैं आपको बेसिक कोर्स में इंट्रोड्यूस सिर्फ कराऊँगा, उनके बारे में डिटेल्स बताऊँगा, लेकिन मैं उसे एक्चुअली करके नहीं बताऊँगा क्योंकि वो थोड़ी एडवांस चीज़ें हो जाएगी जो आपको अभी समझने की ज़रूरत भी नहीं है और आपको शायद वो समझ में भी ना आए। तो नेक्स्ट है आपका क्लोन स्टेम टूल। अगर आपने फ़ोटोशॉप चलाया है, तो ये इस प्रकार से काम करता है, जब भी आपको किसी चीज़ को क्लोन करना होता है या रिमूव करना होता है, तब आप इस क्लोन स्टेम टूल का यूज़ करते हो, ठीक है? उसी प्रकार से ये यूज़ होता है आफ्टर इफेक्ट्स में। देन सेम इरेज़र टूल, ये भी उसी के लिए है। तो ब्रश टूल, क्लोन स्टेम टूल और इरेज़र टूल, ये तीनों टूल्स आपके इमेज मैनिपुलेशन के अंडर आता है। इसे हम एडवांस्ड कोर्स में जानेंगे। इसके बाद आपका आता है रोटो ब्रश टूल, ठीक है? तो रोटो ब्रश टूल बेसिकली ये होता है कि जब आपको किसी ऑब्जेक्ट को किसी फुटेज से काट के, सिंपली लैंग्वेज में बताना चाह रहा हूँ कि जब आपको किसी ऑब्जेक्ट को किसी वीडियो से काटना होता है, तब आप इस टूल का यूज़ करते हैं, रोटो ब्रश का। ठीक है? तो ये टूल का यूज़ करने से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वीडियो से सेपरेट हो जाता है। जो लोगों को विज़ुअल इफ़ेक्ट्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट है वो जानते होंगे कि जब कोई सीन बनता है ग्रीन स्क्रीन में, तो कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि ग्रीन स्क्रीन में हर चीज़ शूट हो। ठीक है? नॉर्मल वीडियो शूट होता है, लेकिन अब उन्हें बैकग्राउंड को रिमूव करना होता है। तो उस केस में रोटो ब्रश काफ़ी हेल्पफुल होता है, लेकिन साथ ही साथ में ये बहुत ही टाइम लेता है और आपके पास अच्छी मशीन होना चाहिए, तभी आपका अच्छा रोटोस्कोपिंग हो पाएगा। इसके बाद हम देखेंगे पपेट टूल का यूज़। तो पपेट टूल का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ किया और पपेट टूल सेलेक्ट किया। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने पपेट टूल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ चेंज हो चुकी है, ठीक है? तो एक्सपेंशन, डेंसिटी, इस प्रकार की चीज़ें। तो पपेट टूल चूज़ करने के बाद मैंने कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट किए, ठीक है? मैनुअली कोई भी पॉइंट्स आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। इसके बाद क्या होगा कि जब भी मैं किसी पॉइंट्स पे क्लिक करके उसे ड्रैग करूँगा तो इसकी जो शेप है वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? तो जिस प्रकार से हम पपेट को मूव करते हैं इधर से उधर, लेकिन उसका जो अ, उसकी जो फिजिक्स होती है, ठीक है, वो वैसी ही होती है। फॉर एग्जांपल एक टेडी बियर है, अगर आपके पास ये डॉल है, तो उसकी जो फिजिक्स होती है वो तो चेंज नहीं होती, लेकिन अगर आप उसके हाथ पैर मूव करोगे तो वो पपेट जैसा लगेगा ना। बस सेम चीज़ इसमें भी होती है। अभी एक रफ आइडिया आपको लग गया कि हाँ, पपेट टूल से क्या होता है और ये किस काम आता है। तो अभी हमने कुछ बेसिक टूल के बारे में यहाँ पे जाना, जो आपको जानना ज़रूरी था। अ, क्योंकि इस टूल के इन टूल्स की डिटेल्स के जाने बिना आप अगर आगे बढ़ोगे तो मुझे हर स्टेप पे इन टूल्स के बारे में आपको बताना होगा। तो वहाँ पे एक रिदम जो है वो बन नहीं पाती। ओके, तो अभी हमने जाना कि जो बेसिक टूल होते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के, उनके क्या यूज़ेस होते हैं और उन्हें कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे लेयर्स के बारे में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।